दोस्तों अभी तक हमने समझी थी विस्थापन अभिक्रिया, ये है उससे अगली रिएक्शंस। इसको देखते हैं, इसका नाम है वियोजन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको एक और नाम से जाना जाता है, एक और नाम इसका है अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन और वियोजन दोनों का अर्थ ही होता है अपने आप में टूटना। जनरली अपघटन नाम की प्रक्रिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो परिभाषा है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सरल भाषा में लिखी हुई है ताकि आप समझ सकें। हम समझते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, उसी को हम वियोजन या अपघटन कहते हैं। अब वियोजन और अपघटन में होता क्या है कि ये रिएक्शंस किसी ना किसी प्रभाव के द्वारा कंप्लीट होती है। यदि ये ऊष्मा के प्रभाव से कंप्लीट हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, यानी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे या वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अगर यही रिएक्शंस ऊष्मा के अलावा विद्युत से हो तो विद्युत अपघटन बोलेंगे। अगर विद्युत और ऊष्मा के अलावा इन सभी से ना हो, केवल प्रकाश से हो, तो बोलेंगे प्रकाशीय अपघटन। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आइए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं या विभाजित हो जाते हैं, उन्हें ही वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं, यानी एक बार कंप्लीट हो गई दोबारा नहीं होगी। जो प्रोडक्ट प्राप्त हो गए उनसे वापस वही रिएक्टेंट प्राप्त करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये रिएक्शंस जो होती हैं अपने आप में तीन प्रकार की होती हैं। पहली है ऊष्मीय अपघटन, यानी कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव से पूरी होती है। ठीक है, जो ऊष्मा के प्रभाव से इसमें कोई यौगिक छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा तो उसको ऊष्मीय अपघटन बोलेंगे। मैं समझाऊंगा परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ। और ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो कि प्रकाश के माध्यम से पूरी होती है या प्रकाश के प्रभाव से पूरी होती है, उसी को हम प्रकाशिक अपघटन कहेंगे। हम अगली रिएक्शंस देखेंगे कि विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन जनरल ये इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से पूरी कराई जाएगी अभिक्रिया। तो यहाँ पर विद्युत प्रवाहित करके किन्हीं यौगिक के अणुओं को तोड़ दिया जाएगा, मतलब दो या दो से अधिक सरल अणुओं में डिवाइडेड कर दिया जाएगा। तो ये विद्युत अपघटन कहलाएगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगली अभिक्रिया के बारे में। इसका नाम है दोस्तों हम बात करेंगे कि वियोजन अभिक्रिया के प्रकार जो होते हैं, ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाशिक अपघटन। इसमें से सबसे पहले हम ले रहे हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया को। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ऊष्मा के माध्यम से कैसे कोई यौगिक दो सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है। देखिए जरा, ऐसी ऊष्मीय अपघटन यानी थर्मल डिकम्पोजिशंस। ठीक है, देखिए जरा, ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशंस ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई यौगिक ऊष्मा के द्वारा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है या अपघटित हो जाता है। यहाँ पे अगर अपघटन शब्द भी लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है तो उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट नाम का हमारे पास यौगिक है। अब हम क्या करेंगे कि ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? ऊष्मा की उपस्थिति में, यानी कि ऊष्मा की उपस्थिति में ये रिएक्शंस ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है। लगभग काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करने पर ये कैल्शियम कार्बोनेट नाम का यौगिक जो है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में विभाजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है या टूट जाता है। ये अभिक्रिया ऊष्मा का कंजप्शन करके, यानी ऊष्मा को लेकर के प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक ऊष्मा के माध्यम से, ऊष्मा के ही द्वारा अपघटित होता है दो या दो से अधिक सरल अणुओं में, उसी को क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास वियोजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है, इसका नाम है विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन में क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक विद्युत के द्वारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग अबाउट दिस रिएक्शन, विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पर अम्लीय जल है मेरे पास, एसिडिक वाटर है। जब एसिडिक वाटर में मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूँगा तो मैं देखता हूँ कि ये जो जल है वो H2O और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यही मैंने लिखा है, देखिए, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ये अभिक्रिया विद्युत के द्वारा कंप्लीट हो रही है, यानी कि इस अभिक्रिया में कोई एक यौगिक विद्युत के माध्यम से दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट रहा है। दोस्तों, अब वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार हम समझते हैं, प्रकाशिक अपघटन। लाइट डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस भी इसको कहा जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक प्रकाश के द्वारा
दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन। प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, उसे प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड में हम ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? प्रकाश की उपस्थिति में, यानी प्रकाश के माध्यम से सूरज का प्रकाश, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन सनलाइट की उपस्थिति में हो रही है। तो प्रकाश की उपस्थिति में जब इस रिएक्शन को कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा, ये गैस बना है, ठीक है, ये गैस। उदाहरण देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश के माध्यम से या प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश के माध्यम से भी अभिक्रिया कंप्लीट हो सकती है, यानी कि ये भी पता चलता है कि प्रकाश के द्वारा किसी यौगिक को दो या दो से अधिक सरल अणु में तोड़ा जा सकता है। दोस्तों अब हम समझते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा इतनी सरल मिलेगी मेरी, काफ़ी अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, हाइड्रोजन का दहन। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है, देखिए दोनों ही गैस हैं, दोनों ही गैस आपस में क्रिया करके ऊष्मा के माध्यम से क्या हो जाती हैं? संघनित हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? जल बन जाता है और साथ में ऊर्जा भी प्राप्त होती है। ग्रेफाइट का दहन, ग्रेफाइट के दहन में हम बात करेंगे कार्बन का और ऑक्सीजन का, दोनों का ही रिएक्शंस होता है, लेकिन कार्बन ग्रेफाइट के अपरूपक के रूप में मौजूद है। तो ग्रेफाइट से जब ऑक्सीजन क्रिया करेगा ऊष्मा के द्वारा, यानी कि ये जल जाएगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके जल जाएगा, तो CO2 गैस मुक्त होगी और साथ में 94.0 यानी 94 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। अब हम समझते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपीय और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जनरली थोड़ा सा ही अंतर देखने को मिलता है। दोनों में अंतर ये है कि एक अभिक्रिया ऊष्मा को अवशोषित करके पूरी होती है और एक अभिक्रिया ऊष्मा मुक्त करती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती हो, उसी को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। इससे पहले मैंने आपको समझाई थी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उसमें सिर्फ इतना बताया था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती हो, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। वहाँ ऊष्मा मुक्त हो रही थी तो यहाँ ऊष्मा अवशोषित हो रही। देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के लिए ऊष्मा अवशोषित होती हो, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड का गैस बनना, जैसे नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस आपस में क्रिया करेंगी, उससे पहले ऊष्मा को अवशोषित कर लेंगी, कम से कम 42 कैलोरी ऊष्मा को कंज्यूम करेंगी, तब जाके ये बनाएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO नाम का यौगिक बना देंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का ऊष्मीय वियोजन। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जब ऊष्मीय वियोजन होता है तो हम देखते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में क्लोरीन के 5 यौगिक हैं और फास्फोरस का 1 यौगिक है, इसलिए इसको बोला जा रहा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। लेकिन जब ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा तो यही क्या हो जाएगा? ऊष्मा के द्वारा या ऊष्मा की उपस्थिति में, ऊष्मा के द्वारा ये वाला यौगिक PCl3 में और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा, यानी कि Cl2 में टूट जाता है। तो PCl3 को बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, यानी PCl3 हो गया, और Cl2 यानी क्लोरीन के 2 एटम निकल के चले गए जो कि क्लोरीन गैस बना देते हैं, यानी कि यहाँ से 2 एटम, यहाँ से 3 एटम, 5 एटम हो गए। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है और हम यहाँ देखते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ऊष्मा की उपस्थिति में टूट गया PCl3 के अंदर और क्लोरीन गैस के अंदर। इसी को कहेंगे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। दोस्तों अब हम समझते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझते हैं परिभाषा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती हो और साथ में पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हों, उसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए मेरे पास एक हिंट है आपके लिए, ठीक है। मेरे पास जो हिंट है उसको ज़रा ध्यान से समझना। मैं एक बॉक्स में लिख देता हूँ, हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि और इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मुक्ति लिख दें, इलेक्ट्रॉन मुक्त, ठीक है। अब इस चीज़ को क्या कर देते हैं? कोष्टक में बंद कर देते हैं। ये आपके लिए क्या रहेगी? हिंट रहेगी हमेशा कि हाइड्रोजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, उसी को और साथ में इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉपर है और ऑक्सीजन। जब कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर देगी? कॉपर को ऑक्सीकृत कर देगी। इसका मतलब ये है कि कॉपर जैसे परमाणु के संग यदि ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। इस पूरी रिएक्शंस में अगर मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूँ बच्चों कि ये बताइए कि इसमें ऑक्सीकरण किसका हुआ? ऑक्सीजन का खुद का ऑक्सीकरण हुआ या कॉपर का हुआ? तो आप जवाब दोगे ऑक्सीजन अपना खुद का तो ऑक्सीकरण करेगा नहीं,
सामने वाले परमाणु का ही तो करेगा। तो सामने वाला परमाणु कौन है? कॉपर। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि देखने को मिल रही है। जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो हम देखते हैं कि जिंक ऑक्सीकृत हो जाता है कॉपर सल्फेट से। यानी कि यहाँ अब ये समझते हैं कि किसका ऑक्सीकृत हो रहा है। जिस एटम के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि देखने को मिले, समझ जाना उसका ही क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे सल्फेट नाम का यौगिक जिसके साथ चला जाए उसका ही ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस रिएक्शंस में कि कॉपर को क्या कर देगा? ये प्रतिस्थापित कर देगा जिंक, क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, इसको हटा देगा यहाँ से और ये इसकी जगह पर पहुँच जाएगा। ये अपने आप में किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, जिसकी वजह से बना जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट बना तो जरूर है, लेकिन ऑक्सीजन की वृद्धि इसके साथ देखने को मिल रही है। यदि ऑक्सीजन का इंक्रीजमेंट देखने को मिले तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है वास्तव में, जिससे हमें पता चलता है कि जिंक के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो जिंक का ऑक्सीकरण हो गया और कॉपर एक अलग धातु के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं कि सोडियम जो धातु है मेरे पास एस ब्लॉक का, आप क्या करते हैं? इसको हम गर्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन मुक्त करके बनता है। सोडियम आयन बनेगा तो कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन मुक्त करके, यानी इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए ना। तो इलेक्ट्रॉन यदि मुक्त होते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं इसके ही अपोजिट एक दूसरी रिएक्शन जिसका नाम है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया मतलब रिडक्शन रिएक्शन। अब इसको देखते हैं, इसकी थ्योरी क्या है। इसकी थ्योरी कह रही है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि तथा पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलने की जगह क्या होंगे? प्राप्त होंगे। ये चीज़ गलत लिख रही है यहाँ पे, क्या होंगे? प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएं तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हिंट बॉक्स आप याद रखना, ट्रिक है एक प्रकार से। ये क्या है आपके लिए? ट्रिक बॉक्स है। अपचयन का पहला उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी तो कॉपर का क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया की हिंट बॉक्स कहता है कि ऑक्सीजन की कमी होना अपने आप में अपचयन बताता है। तो यहाँ कॉपर का क्या हो गया? अपचयन हो गया, जिसकी वजह से कॉपर अकेला पड़ गया। यही चीज़ आपको देखनी है कि किस में से क्या निकल रहा है। यदि कॉपर के संग ऑक्सीजन अवेलेबल है और उसमें से वो निकल जाता है तो ऑक्सीजन की तो कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी ही अपने आप में क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। और इसमें से ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, इसने क्या किया? ऑक्सीजन के संग क्रिया करके पानी बना दिया वहाँ पर। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ये दूसरे उदाहरण को समझते हैं कि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम धातु बन जाता है। ये सोडियम आयन है, इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बन जाता है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ये अभिक्रिया भी समझ में आ गई। अब देखते हैं जिंक ऑक्साइड यदि कार्बन के संग क्रिया करता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन निकल जाएगा। जिंक में से यदि ऑक्सीजन निकल जाता है और वो कार्बन के साथ चला जाता है तो उसका मतलब जिंक का क्या हो गया? अपचयन हो गया, क्योंकि यहाँ जिंक के पास ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन की इसके पास कमी हो जाएगी, इसलिए जिंक मेटल के रूप में यहाँ पे नजर आएगा और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की चीज़ बन जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का यौगिक जो बनेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है जिंक को, क्योंकि जिंक का क्या हो रहा है? यहाँ पर अपचयन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है? यहाँ पे जिंक का अपचयन हो रहा है। अपचयन